शिक्षक साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जबरदस्त टॉपिक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। एक ना एक क्वेश्चन सीटेट में, आपके शिक्षक भर्ती में, यूपी टेट में कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन का प्रारूप क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ऐसा कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता? चार ऑप्शन मिलेंगे। या निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? चार ऑप्शन मिलेंगे, एक सही होगा। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे और इससे पूछ लिए जाते हैं। चलिए आज हम पूरा का पूरा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को पूरे के पूरे समझ लेते हैं कायदे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैं अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, यानी जो अधिगमकर्ता होता है, जो सीखने वाला होता है, यानी कि जो स्टूडेंट होता है, उससे संबंधित कारक, यानी उससे अधिगमकर्ता को प्रभावित करने वाले कारक जो अधिगमकर्ता से संबंधित होते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो नंबर एक पे आप ले लीजिए परिपक्वता। परिपक्वता परिपक्वता अब परिपक्वता है क्या? परिपक्वता मतलब हम कितने मजबूत हुए हैं, बालक कितना परिपक्व है, यानी कितना उम्र में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितना वो मजबूत है, ये परिपक्वता है। यानी कि आयु, रुचि, स्तर तीनों के अनुकूल अधिगम जब होगा तो बालक अधिगम अच्छा कर लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से बालक अगर अपरिपक्व है तो ऐसी दशा में, ठीक है, अगर वो अपरिपक्व है तो ऐसी दशा में बालक समुचित रूप से अधिगम नहीं कर पाएगा। और जब अधिगम नहीं कर पाएगा तो ये परिपक्वता एक ऐसा कारक बन जाएगा जो अधिगम को प्रभावित कर देगा और शिक्षक का समय बेकार हो जाएगा। तो परिपक्वता भी बहुत मायने रखती है अधिगम से। बहुत अच्छा संबंध परिपक्वता अधिगम से रखती है। अगर अधिगम अच्छा होना है तो परिपक्वता भी अच्छी होनी चाहिए। यानी बालक अगर अपरिपक्व है, ऐसी दशा में आप एक 4 साल के बालक को आप सारे के सारे अल्फाबेट रटा दे रहे हैं, एक 4 साल के बालक को कक्षा 6 की अंग्रेजी की किताब के हिसाब से मीनिंग पूछ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो क्या 4 साल का बालक वो कक्षा 5 की, कक्षा 2 की या कक्षा 3 की पुस्तकें समझ पाएगा, मीनिंग समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये अभी एक 10 साल का बालक है और वो स्कूल नहीं गया है, कॉलेज नहीं गया है कभी भी। पहली बार उस 10 साल के बालक को आप एडमिशन कराएंगे तो वो जो 5 वर्ष के बालक हैं, तो वो 10 वर्ष का बालक उन 5 वर्ष के बालकों की अपेक्षा अधिक सीखने में सक्षम होगा और अधिक जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा परिपक्वता। दूसरा कारक ये है सीखने की इच्छा एवं आकांक्षा। ठीक है, सॉरी, यहां पे इच्छा लिख दीजिए। सीखने की इच्छा एवं आकांक्षा, इच्छा यहां पे, तो सीखने की इच्छा एवं आकांक्षा। अब बात यह है, अगर आकांक्षा का स्तर उच्च कोटि का है तो बालक कठिनतम ज्ञान को भी सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। मतलब यह जरूरी है कि सीखने की प्रति बालक की जिज्ञासा पैदा की जाए, क्योंकि जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी बालक किसी भी बात को सीख लेने में सक्सेस हो जाता है, सीख लेने में सफल हो जाता है। और सीखने की इसी इच्छा के अतिरिक्त छात्रों का आकांक्षा स्तर भी उच्च कोटि का होना चाहिए, जिससे बालक कठिनतम और कठिन से कठिन ज्ञान को भी सरलता से प्राप्त कर लेगा, कठिन से कठिन चीज़ों को बहुत अच्छे से अधिगम कर लेगा, यानी कि सीख लेगा। तो इस सीखने की इच्छा एवं आकांक्षा पर भी अधिगम आधारित रहता है।
अगर सीखने की इच्छा एवं आकांक्षा में कमजोरी है तो अधिगम भी कमजोर हो जाएगा। तो दूसरा कारक, ये तीसरा कारक लीजिए शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब वो शारीरिक और मानसिक रूप से बालक जब स्वस्थ ही नहीं होगा तो भैया उसको क्या सिखाएंगे आप, क्या वो सीखेगा? ना तो वो शरीर से पुष्ट है, शुद्ध है, और ना उसका मन ही लग रहा है, तो उसका ऐसे में उसका अधिगम स्तर बहुत ही नीचा हो जाएगा, अधिगम स्तर बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो इसलिए एक अध्यापक होने के नाते आपको चाहिए कि सीखने सिखाने से पहले बालक का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, ऐसी जांच कर लें, क्योंकि बालक का ध्यान, रुचि एवं नियमितता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति, शारीरिक रोग, मानसिक तनाव, इसका सीधा सीधा प्रभाव अधिगम पर पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब सीधा सही प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिकूल पड़ता है। अगर वो मानसिक रूप से क्षत विक्षत है और शारीरिक रोगी है तो ऐसे में अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक शीघ्र ही थकान का अनुभव करने लगते हैं और सीखने में उनका मन नहीं लगता है। वो कहीं कहेंगे पानी प्यास लगी है, मैं पानी पी के आता हूँ, कहीं कहेंगे मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। थोड़ा सा वो सीखेंगे नहीं, उस इच्छा से, उस स्तर से नहीं सीखेंगे। सीखने की अवधि, बात यह है कि सीखने की अवधि शिक्षालयों में घंटों की व्यवस्था कैसी है और कैसे की जानी चाहिए। यानी ऐसे की जानी चाहिए जिनसे छात्रों को पर्याप्त विश्राम भी मिलता रहे और समस्त कालांश यानी समस्त घंटों में, समस्त पीरियड्स में समान रूप से उनको परिश्रम कराया जा सके। ये नहीं है कि सीखने की अवधि बेहद लंबी है, इसीलिए तो हमारे यहाँ देखा जाता है तो 36 मिनट का, 40 मिनट का, 35 मिनट का एक पीरियड रखा जाता है, एक कालांश रखा जाता है। तो अगर कालांश भी बहुत, अब एक ही विषय का अध्यापक अगर 1 घंटे तक उस बच्चे को शिक्षा देगा तो सीखने की अवधि लंबी हो जाएगी, इसमें अधिगम को प्रभावित कर सकती है ये अवधि। फिर है नंबर 5 पे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जानते ना, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा अधिगम प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। अभिप्रेरणा द्वारा ही सीखने को गति प्रदान की जा सकती है। अगर अभिप्रेरणा ही है जो आदमी को ऊंचे से ऊंचे पर्वतों पर पहुंचा देती है। अभिप्रेरणा ही है जो बहुत बड़ी बड़ी जंगों को जीता जा सकता है। अभिप्रेरणा ही है जो हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करती है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे मनोबल को बढ़ाती है। तो ये अभिप्रेरणा है। प्रेरणा प्राप्त होने पर बालक उत्साहित होकर किसी भी बात को रुचिपूर्वक सीखते हैं। इसके द्वारा जटिल पाठ को भी सहजता से बोधगम्य एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। इसलिए पहले अध्यापक को चाहिए कि वो बच्चे को मोटिवेट करे, बच्चे को अभिप्रेरित करे। तो अभिप्रेरणा भी एक अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर अधिगम विधि। अधिगम विधि सीखने को अधिगम को बहुत प्रभावित करती है। अब पूछेंगे आप कैसे? तो अधिगम विधि, यदि चयनित अधिगम विधि स्तर के अनुकूल एवं रुचिप्रद नहीं है तो ऐसी स्थिति में सीखना अत्यंत ही कठिन और नीरस हो जाता है। सीखना कठिन और नीरस हो जाएगा क्योंकि अधिगम विधि ही जब सही नहीं है। इसलिए बालकों को सक्रिय रखने वाली रुचिकर अधिगम विधियों का एक शिक्षक को चयन करना चाहिए। अधिगम विधि हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, समुचित वातावरण। छात्र की सीखने की प्रक्रिया पर विद्यालय के वातावरण का बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शांत माहौल में बालक अपने ध्यान को पाठ पर शीघ्र ही केंद्रित कर लेता है। और इसके अतिरिक्त अगर वो कक्षा में बैठने की उसकी समुचित व्यवस्था है, प्रकाश की समुचित व्यवस्था है, वायु की समुचित व्यवस्था है, तो ये भी सीखने पर प्रभाव पड़ता है इसका। और साथ में ही शिक्षालय में अगर विद्यालय में पुस्तकालय यानी पुस्तकों की सहायक सामग्री की भी समुचित व्यवस्था है तो बालक के अधिगम पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से वो अगर
निगेटिव है तो बालक का अधिगम अच्छा नहीं होगा, अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो बालक का अधिगम स्तर बहुत अच्छा होगा। वंशानुक्रम एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। वंशानुक्रम प्रभावित कर देता है अधिगम को। बालकों में अनेक गुण एवं क्षमताएं उनके वंशानुक्रम वंश परंपरा पर आधारित होती हैं। उसके दादाजी या उसके पिताजी या उसके माता पिता या उसके दादाजी से उसको विरासत में मिली होती हैं। कुछ कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उनको अपने दादा से, अपने माता पिता से विरासत में मिली होती हैं। तो ये अनेक गुण एवं क्षमताएं उनके वंशानुक्रम पर भी निर्भर करते हैं। बालकों के अधिगम पर इन वंशानुक्रम का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए बालक को अधिगम प्रक्रिया के दौरान, उससे पहले बालक को अधिगम प्रक्रिया के दौरान गुजरने से पहले एक शिक्षक को चाहिए कि उस बालक के वंशानुक्रम की भी जांच पड़ताल कर ले। अगर उसका वंशानुक्रम अच्छा है, उसके दादा और पिता माता बहुत अच्छे समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो वो बालक भी प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने की सोचेगा और उसका अधिगम अच्छा होगा। विषय वस्तु देख लेते हैं। विषय वस्तु भैया विषय ही तो मेन है, विषय वस्तु ही तो मेन है। अगर विषय ही नीरस और सरस नहीं है, नीरस है और कठिन है, सरस नहीं है, तो अधिगम प्रभावित होगा, यानी अधिगम निगेटिव में जाएगा। विषय वस्तु बेहतरीन होनी चाहिए। विषय वस्तु का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है और इस विषय वस्तु का महत्वपूर्ण अंग होता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम का स्तर, भाषा, संगठन आदि का किसी न किसी रूप में अधिगम पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। इसलिए आवश्यक यह है कि विषय वस्तु उद्देश्यपूर्ण, जीवन से संबंध, बोधगम्य, क्रमबद्ध, रुचिकर एवं बालकों के स्तर से अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, बालकों के स्तर। अभ्यास एवं प्रशिक्षण, बालकों को अभ्यास हेतु कार्य दिए जाने पर अधिगम की प्रक्रिया में विकास होता है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अधिगम में बालक को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने पर वो किसी कार्य को अतिशीघ्र सीख जाता है और उसको अभ्यास के लिए कुछ कार्य दे दिए जाते हैं। तो अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम अधिगम को बहुत समुचित ढंग से अधिगम का विकास कर सकते हैं, अधिगम अच्छा करा सकते हैं, अधिगम पॉजिटिव हो सकता है अभ्यास एवं प्रशिक्षण से। अगर अभ्यास एवं प्रशिक्षण बेहतरीन है तो अधिगम बेहतरीन होगा। अगर अभ्यास और प्रशिक्षण अच्छा नहीं है तो आपका अधिगम भी अच्छा नहीं होगा। बुद्धि, प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि के सहारे आजकल जी रहा है। तीव्र बुद्धि वाला बालक मंद बुद्धि वाले बालक की तुलना में कार्य अधिक जल्दी कर लेगा। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो तीव्र बुद्धि बालक होते हैं, एक मंद बुद्धि बालक होते हैं। तो अब ये जो मंद बुद्धि बालक हैं और ये तीव्र बुद्धि बालक हैं, तीव्र बुद्धि बालक सबसे जल्दी अधिगम कर लेगा ना, वो अधिगम बहुत जल्दी, सीखना कुछ होता तो बहुत जल्दी तीव्र वाला सीखता है। तीव्र बुद्धि वाला बालक मंद बुद्धि वाले बालक की तुलना में अधिक जल्दी कार्य कर लेता है। तो इसलिए बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च स्तर का सकारात्मक से संबंध भी पाया जाता है। इसलिए बुद्धि भी एक ऐसा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करती है। शिक्षक की भूमिका, अब आप देखिए शिक्षक की भूमिका, शिक्षक के लिए यह नितांत आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व मनोवैज्ञानिक उचित शिक्षण विधियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उसको उचित ज्ञान हो। अन्यथा शिक्षक अगर सही नहीं है तो अधिगम सही कहाँ से होगा? जिसका गुरु ही अच्छा नहीं है उसका शिष्य क्या अच्छा होगा? इसलिए पहले तो चाहिए एक शिक्षक को विभिन्न बाल मनोवैज्ञानिक विधियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। जब उसको शिक्षण विधियां और बाल मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होगा, तो शिक्षक अधिगम को बहुत कायदे से बच्चों तक प्रसारित कर सकेगा, बच्चों तक पहुंचा सकेगा। चलिए, तो ये तो आपके हो गए, स्क्रीनशॉट अगर आपको आवश्यकता है तो लेते रहिए। ये तो आपके वो कारक हो गए जो आपके अधिगम करता, यानी कि बालक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या कारक थे जो अधिगम करता से संबंधित हैं। परिपक्वता, सीखने की इच्छा आकांक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की अवधि, अभिप्रेरणा, अधिगम विधि, फिर है समुचित वातावरण, वंशानुक्रम, विषय वस्तु, अभ्यास एवं प्रशिक्षण, बुद्धि, शिक्षक की भूमिका। अब चलिए बात कर लेते हैं हम अध्यापक से संबंधित कारक, यानी अध्यापक से संबंधित प्रमुख कारक कौन से हैं जिनसे अधिगम को अधिक स्थायी बनाया जा सकता है, अधिगम को अधिक उच्च स्तर का बनाया जा सकता है। अगर अध्यापक
एक अध्यापक पर ही संपूर्ण अधिगम का दायित्व होता है, संपूर्ण दायित्व उसी पर होता है। अगर वो शिक्षक बेहतरीन ढंग से बच्चों को सिखा नहीं पा रहा तो बच्चे भी सीखने में अधिक अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, विषय का ज्ञान। कोई भी अध्यापक है उसको विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, अपनी विषय में पूर्ण दक्षता उसको प्राप्त होनी चाहिए। जब तक उसको विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो छात्रों से सम्मान और आदर प्राप्त नहीं कर सकता और न ही उनके मस्तिष्क का विकास कर सकता है छात्रों के, क्योंकि पूर्ण ज्ञान पर ही शिक्षक सेल्फ कॉन्फिडेंस में आएगा, और जब शिक्षक सेल्फ कॉन्फिडेंस में आएगा तो बालकों को नवीन ज्ञान, प्राचीन ज्ञान यानी कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए वो कर पाएगा, एक बेहतर अधिगम प्रक्रिया स्थापित करने की कोशिश करेगा और वो सफल भी होगा। फिर मनोविज्ञान एवं बाल प्रकृति का ज्ञान। एक शिक्षक को चाहिए कि उसको बाल मनोविज्ञान और बाल प्रकृति, बाल स्वभाव का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बालक की प्रकृति का भी अगर ज्ञान नहीं होता है, बालक के मन के विज्ञान का अगर उसको ज्ञान नहीं है तो भी वो अधिगम उसका नितांत अच्छा नहीं होगा, उसका अधिगम अवश्य प्रभावित करेगा। अगर वो मनोविज्ञान का पारखी है, बाल प्रकृति का ज्ञाता है, तो एक शिक्षक अच्छा अधिगम कराएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल मतलब ये है कि आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित या विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी, और जब विषय वस्तु या बाल केंद्रित विषय वस्तु या शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी तो बालक के स्तर को नहीं देखा जाता था, बालक की वैयक्तिक विभिन्नताओं को नहीं देखा जाता था, शारीरिक मानसिक स्थिति को नहीं देखा जाता था। कारण यही है, तब बालक कोई रास्ते में बैठा रहता था, कोई पढ़ने ही नहीं जाता था, कोई कॉलेज में जाता था तो बीच में ही दुबके से चुपक कर छिप करके निकल आता था, वो पूरे के पूरे क्लास ज्वाइन नहीं करता था। तो क्या था कि वो तब बालक पर एक विषय थोपी जाती थी, एक विषय को उस पर लाद दिया जाता था। लेकिन आज की मनोवैज्ञानिक शिक्षा क्या कहती है, बालक की रुचियों एवं उसकी वैयक्तिक विभिन्नताओं, वैयक्तिक क्षमताओं के अनुसार ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर ही बल दिया जाता है। बालक के हिसाब से केंद्र में बालक को रख कर के बालक क्या चाहता है, उसकी क्या रुचि, क्या स्तर, क्या इच्छा है, उसके अनुकूल सारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, सारा अधिगम होना चाहिए। ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। अगर वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान एक शिक्षक को नहीं है तो वो अच्छा अधिगम प्रदाता नहीं हो सकता। मनोविज्ञान के कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बहुत ही महत्व प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि बालक की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता इत्यादि को ध्यान में रखकर ही उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। और एक शिक्षक के लिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि वो विविध व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान रखे और समुचित ज्ञान रखे। फिर है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व भी, शिक्षक का व्यक्तित्व सफल शिक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उत्तम शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावी होता है। प्रभावी व्यक्तित्व का अर्थ ये हो गया कि उत्तम अध्यापक आत्मविश्वासी एवं दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ एवं निरोगी होता है। उसके इस व्यक्तित्व का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। अब मैंने देखा है कि अगर शिक्षक जो है बहुत कायदे से सूट बूट पहन के जाता है, बाल खींचता है, जिस डिजाइन के बाल शिक्षक रखता है, तो उससे प्रभावित होकर बालक भी उसी डिजाइन के बाल कटाने लगते हैं, हेयर कटिंग करवा लेते हैं। तो ये सब क्या है, व्यक्तित्व का ही प्रभाव है। इसलिए पर्सनैलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। एजुकेशन है इन लर्निंग। लर्निंग मतलब अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका पर्सनैलिटी की रहती है एक शिक्षक के माध्यम से। अगर शिक्षक में पर्सनैलिटी नहीं है, उत्तम गुणों वाला नहीं है, चरित्रवान नहीं है, तो अधिगम प्रभावित होगा और नेगेटिव में चला जाएगा। और अगर शिक्षक का व्यक्तित्व पर्सनैलिटी बेहतरीन है तो अधिगम उससे प्रभावित होगा और पॉजिटिव अधिगम हो जाएगा, यानी अच्छा अधिगम होगा। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अगर शिक्षक शारीरिक एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे में उसका अधिगम भी स्वस्थ एवं सुस्पष्ट नहीं होगा, अधिगम
बिल्कुल खराब जाएगा। और अगर वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ है तो उस स्वस्थ वातावरण में अधिगम अच्छा होगा। शिक्षण विधियां एवं पद्धतियां, अब बात ये आती है कि वो एक शिक्षक किन शिक्षण विधियों, किन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करता है। अगर एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान नहीं है, आज की शिक्षा मनोवैज्ञानिक बाल केंद्रित शिक्षा है, अगर उसको विभिन्न शिक्षण विधियों पद्धतियों का ज्ञान नहीं है तो एक शिक्षक अच्छा अधिगम नहीं करा सकता। अगर शिक्षण विधियों एवं पद्धतियों का बेहतरीन ज्ञान है उसको, तो वो बेहतरीन शिक्षा दे सकता है और अधिगम बहुत ही अच्छा होगा। पढ़ाने की इच्छा, आप शिक्षक की पढ़ाने की इच्छा भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो अधिगम को प्रभावित कर सकता है। अगर पढ़ाने की इच्छा बेहतरीन है, एक शिक्षक पढ़ाने का बेहतर इच्छुक है, पढ़ाने की इच्छा हर समय रखता है, तो किसी भी पाठ को वो रुचिकर बना देता है, किसी भी पाठ को इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर वो उसकी पढ़ाने की इच्छा नहीं है तो किसी भी अच्छे से अच्छे सरस पाठ को भी नीरस बना दिया करता है। इसलिए शिक्षक के पढ़ाने की इच्छा भी अधिगम को प्रभावित करती है। और फिर आता है व्यवसाय के प्रति निष्ठा। अब व्यवसाय के प्रति निष्ठा ये है कि ये जो व्यवसाय के प्रति निष्ठा है ना शिक्षक की, ये भी अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावित करती है और विषय में रुचि पैदा करती है। यानी कि शिक्षक को अपना कार्य उत्साह एवं लगन से के साथ करना चाहिए। अगर वो उत्साही नहीं, व्यवसाय के प्रति नीरस है शिक्षक, तो समझ लीजिए अधिगम अच्छा नहीं होगा। अगर व्यवसाय के प्रति निष्ठावान है तो अधिगम बहुत अच्छा होता है। अध्यापक का व्यवहार, अध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? छात्रों के साथ समान सहयोग पूर्वक और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। सहयोगपूर्ण सहानुभूति पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि छात्र भली प्रकार से पाठ को सीख लेंगे तभी जब वो सहयोग करेगा, जब वो सहानुभूति दिखाएगा। इसलिए शिक्षक का व्यवहार अगर कुछ विपरीत होगा तो ऐसे में छात्र शिक्षक के प्रति धारणा गलत बना लेंगे, और जब धारणा उनकी गलत हो जाएगी तो अधिगम प्रक्रिया में अत्यंत बाधक सिद्ध होगी। इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षक का व्यवहार एक छात्र के प्रति सहयोगपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि अन्य कारण भी शिक्षक संबंधित हो सकते हैं। जैसे उसको वातावरण का भी ज्ञान होना चाहिए, पाठ योजना का भी ज्ञान होना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, और अनुशासन का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार बच्चों को अनुशासन में रखे, किस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से अधिगम अच्छा करे। ठीक है, तो ये तो अध्यापक से संबंध। अब चलिए विषय वस्तु से संबंधित कारक। मायने ये नहीं रखता कि अधिगमकर्ता से संबंधित कारक अच्छे हैं फिर अध्यापक भी अच्छा मिल गया, लेकिन क्या विषय वस्तु, देखो मैं आपको बता दूं, अधिगम प्रक्रिया 3 चीजों से होकर गुजरती है। एक तो छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु, यानी कि आपका पाठ्यक्रम। इन तीनों चीजों में अगर सामंजस्य नहीं होगा तो एक बालक अधिगम कैसे कर पाएगा, एक बालक कैसे सीख पाएगा? तो मित्रों बात यही है कि जब विषय वस्तु अच्छी हो, अधिगमकर्ता अच्छा हो, शिक्षक अच्छा हो, तब जाकर के अधिगम अपने उच्चतम सीमा तक पहुंचता है, अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचता है। तो विषय वस्तु से संबंधित कारक, और एक चीज और होती है वातावरण। ठीक है, तो अब चौथी चीज भी जुड़ती है। तो एक तो विषय वस्तु हो गई, दूसरा अध्यापक हो गया, तीसरा छात्र हो गया, और चौथा वातावरण होगा। अगर छात्र का वातावरण सही नहीं है तो अधिगम अच्छा नहीं होगा, विषय वस्तु सही नहीं है अधिगम अच्छा नहीं होगा, अध्यापक सही नहीं है अधिगम अच्छा नहीं होगा, और अगर वो अधिगम करता ही सही नहीं है तो अधिगम कहाँ से होगा? इसलिए 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है: अध्यापक, छात्र, पुस्तकें और वातावरण। इन चारों चीज़ों के सामंजस्य से ही हम अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये विषय वस्तु से संबंधित कारक हैं। फिर हम आपको समझा देंगे जो कारक आपके वातावरण से संबंधित हैं। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। विषय वस्तु की प्रकृति एवं आकार। अब देखिए आप, अगर विषय वस्तु की प्रकृति एवं आकार अच्छा नहीं है
विषय वस्तु अगर कठिन है तो जब कठिन है तो बालक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, अगर विषय वस्तु सरल है तो बालक पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दो प्रकार की विषय वस्तु होती है। अगर उसका आकार लंबा है तो बालक पर प्रभाव पड़ेगा, अगर उसका आकार शॉर्ट है तो अधिगम को प्रभावित करेगा। यानी कि अगर विषय वस्तु सरस है, सरल है और बालक की रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप है तो बालक अधिक अच्छा अधिगम कर लेगा। आकार अगर बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़े पाठ हैं, कम समय में याद करने हैं, तो ऐसे में बालक कहाँ सीखेगा। छोटे पाठों को बालक जल्दी से सीख लेते हैं, बड़े पाठों को बहुत देर में, इसलिए आकार भी मायने रखता है। प्रस्तुतिकरण का ढंग, अब विषय वस्तु प्रस्तुत कैसे की गई है, कैसे विषय वस्तु वो सब्जेक्ट कैसे प्रस्तुत की गई है। विषय वस्तु सरल से कठिन की ओर अगर उसमें शिक्षण सूत्रों का प्रयोग है तो विषय वस्तु इस प्रकार सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र के प्रयोग के द्वारा अगर वो आगे बढ़ाई जाती है, प्रस्तुत की जाती है, तो छात्र कठिन से कठिन विषय को भी बड़ी सरलता से सीख लेते हैं। और प्रस्तुतिकरण का ढंग उसमें अगर अच्छा है, चित्रों को भी रखा गया, छाया चित्रों को रखा गया है, इमेजेस को रखा गया है, थोड़ा तो बहुत अच्छा बच्चे उसमें रुचि लेते हैं, देखने में चित्र भी देखते हैं और उसको पढ़ते भी हैं। ठीक है, फिर आता भाषा शैली। अब भाषा शैली क्या है। सरल भाषा शैली का अगर प्रयोग हुआ है विषय वस्तु में तो सरल भाषा अधिगम में सहायक होती है। कठिन शब्दों एवं लंबे वाक्यों का प्रयोग भी अधिगम में कठिनाई पैदा करता है। तो भाषा शैली भी विषय वस्तु को बहुत ही महत्वपूर्ण, विषय वस्तु को बहुत ही प्रभावित करती है। विषयों का कठिनाई स्तर। ठीक है, विषयों का कठिनाई स्तर ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक विषय का कठिनाई स्तर अलग अलग होता है, इसलिए सभी शिक्षार्थी समान रूप से किसी विषय वस्तु को सीख पाने में सक्षम नहीं होते। कोई बहुत जल्दी सीख लेता बालक, कोई बहुत देर में सीख पाता है। इसलिए विभिन्न भिन्न विषयों का कठिनाई स्तर, किसी को मैथ सरल लगती है तो किसी को अंग्रेजी तो किसी को हिंदी। विषय वस्तु का रुचिकर एवं अरुचिकर होना। अगर विषय वस्तु रुचिकर हुई तो छात्र जल्दी सीखेंगे, अगर विषय वस्तु अरुचिकर हुई तो छात्रों के लिए एक जटिल समस्या के रूप में बनकर आ सकती है और छात्र सीखने में बहुत ही कठिनाई महसूस कर सकते हैं। सहायक सामग्री का प्रयोग। अगर विषय वस्तु में सहायक सामग्री का प्रयोग समुचित ढंग से हुआ है तो जटिल से जटिल विषय को भी सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो थे आपके विषय वस्तु से संबंधित कारक। अंतिम कारक हैं आपके वातावरण से संबंधित कारक। यानी वातावरण आपका कैसे प्रभावित करता है एक छात्र को, एक अधिगमकर्ता को, एक अधिगम को और अधिगमकर्ता को कैसे प्रभावित करता है वातावरण। वंशानुक्रम। देखिए, पहला है वातावरण से संबंधित कारक की वंशानुक्रम। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, निम्नलिखित में से वातावरण से संबंधित कारक कौन सा है। भाषा शैली, वंशानुक्रम, विषय का ज्ञान, बाल केंद्रित शिक्षा। तो वंशानुक्रम है क्योंकि वातावरण से संबंधित है। तो वंशानुक्रम क्या है। बालकों में अनेक गुण उनके वंशानुक्रम के कारण होते हैं, क्योंकि बालकों के अधिगम पर वंशानुक्रम की विशेषताओं का गहन प्रभाव पड़ता है। बालक में 80% योग्यताएं एवं क्षमताएं उनके वंशानुक्रम की विशेषताओं का ही परिणाम होती हैं, क्योंकि वंशानुक्रम से ही अर्जित बालक की मानसिक विकृतियां, बुद्धि, उनके सीखने की प्रक्रिया का सीधा संबंध उनके वंशानुक्रम से हो जाता है। ठीक है, तो 80% उसका वंशानुक्रम अगर ठीक है तो 80% वंशानुक्रम के अनुसार ही अधिगम प्रक्रिया गुजरती है। फिर दूसरा, पारिवारिक वातावरण। अगर पारिवारिक वातावरण सही नहीं है, कलहपूर्ण वातावरण है, पारिवारिक वातावरण माता पिता से झगड़ा अक्सर होता रहता है, ठीक है, तो बालक पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं। और अगर वातावरण उत्तम है तो बालक पढ़ाई में रुचि अधिक लेते हैं और सरलता से सीख लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल भी अच्छा उनका व्यवहार नहीं होता है और अधिगम की गति अत्यंत मंद हो जाती है। शिक्षा के औपचारिक साधन। देखो, शिक्षा के
औपचारिक साधन। शिक्षा के दो साधन होते हैं, एक तो अनौपचारिक साधन और एक औपचारिक साधन। ठीक है, इन दोनों प्रकार के साधनों का बालकों के अधिगम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, छात्रों के अधिगम पर उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः सांस्कृतिक वातावरण का अर्थ इन समस्त नियमों, विचारों, विश्वासों एवं भौतिक वस्तुओं की पूर्णता से है जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण मतलब भौतिक जानते हो, भौतिक फिजिकल चीजें। अब जैसे तापमान है, प्रकाश है, वायु है, कोलाहल है, शांति है, ये सब चीजें आपके भौतिक वातावरण की कारक हैं। तो अगर तापमान अच्छा है, प्रकाश, वायु, कोलाहल, शांत इत्यादि प्रमुख स्थान है, अगर वो यानी कक्षा का भौतिक वातावरण उपयुक्त न होने पर भी छात्र शीघ्र ही थकान अनुभव करने लगते हैं और अरुचि उत्पन्न करने लगते हैं। ऐसे में अधिगम प्रभावित होता है। फिर है मनोवैज्ञानिक वातावरण। अधिगम की प्रक्रिया पर मनोवैज्ञानिक वातावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छात्रों में परस्पर सहयोग, सद्भाव एवं मधुर संबंध हैं, तो अधिगम प्रक्रिया सुचारू एवं सरल रूप से आगे बढ़ती जाएगी। तो मित्रों, ये तो थे कुछ अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण कारक जो अधिगमकर्ता से, शिक्षक से, वातावरण से और विषय वस्तु से संबंधित थे। मैंने आज आपको बताए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और बेहतरीन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल पे आए, अटेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।